Hello friends, I'm back with a new topic and the most important topic and the most complicated topic. काफी लेंदी होता है और लोगों को इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो आपका ये कॉम्पटन इफेक्ट है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है और उसका कंप्लीट डेरिवेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हम कॉम्पटन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट में होता क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन शिफ्ट हम पूरा डिटेल में आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस कॉम्पटन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा उसका समझना होगा कि कॉम्पटन में हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है। तो कॉम्पटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो कॉम्पटन साइंटिस्ट है, इन्होंने आपकी एक थ्योरी दी थी इन 1921। इन 1921 प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन, प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन discovered a theory term as a Compton effect, इन 1921 में प्रोफेसर एच कॉम्पटन ने इस थ्योरी को डिस्कवर करा था। और थ्योरी को जो डिस्कवर करा था किस बेसिस पे करा, he discovered the scattering of high radiation photon, high radiation energy on the basis of high frequency radiation, scattering। और रेडिएशन कौन सी हाई फ्रिक्वेंसी, दैट इज एक्सरे, ऑन एक्सरे। तो उन्होंने एक्सरे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब करा तो उसने ये देखा, जब लाइट किसी सब्सटेंस पर इंसिडेंट होती है, जब कोई हाई इंटेंसिटी की लाइट सब्सटेंस पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सॉलिड सब्सटेंस की बात करी, सॉलिड सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और विद हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कंसीडर करी थी ऑन एक्सरे, जैसे दैट इज एक्सरे की फॉर्म में हाई रेडिएशन एनर्जी ली और उस एनर्जी को इंसिडेंट करा एक सॉलिड सब्सटेंस पे। उस सॉलिड सब्सटेंस के बाद लाइट आपकी स्कैटर्ड होती है। तो जो स्कैटरिंग थी, उस स्कैटरिंग के बेस पे स्कैटरिंग को कैसे प्रोसेस करा, तो वो सब किसने दिया था, आपके कॉम्पटन ने दिया था। व्हेन, तो कंसीडर कर लेता, व्हेन a radiation of high frequency, that is X-ray, when a ray of high frequency that is X-ray is incident on a solid substance, incident on a substance, किसी सब्सटेंस पर वो इंसिडेंट होती है। और हमने सब्सटेंस के लिए दैट इज ग्रेफाइट रॉड, सब्सटेंस ऑन दैट इज ग्रेफाइट रॉड। the radiation is scattered into two component में वो scattered हो जाती है। तो उनको हम डिफाइन करते हैं, one of them having lower frequency, and greater wavelength, terms as a modified radiation। तो मैंने ये बताया, जब लाइट आपकी एक्सरे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है किसी सॉलिड सब्सटेंस पे, बोले तो ग्रेफाइट रॉड पे, तो रेडिएशन इट बिकम्स स्कैटर्ड जो हो रही है वो इन टू कंपोनेंट में स्कैटर्ड होती है। one of them having lower frequency और ग्रेटर वेवलेंथ। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन बोलते हैं। अनदर having same wavelength term as unmodified radiation,
modified, term as unmodified radiation, unmodified radiation. This phenomenon terms as Compton effect. This phenomenon terms as Compton effect. तो यही सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका स्कैटरिंग का, तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट. तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, इसमें क्या है आपका, कॉम्पटन ने क्या करा था, कॉम्पटन ने एक एक्सरे रेडिएशन लिया, बोले तो हाई इंटरनेट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ली. उस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को उसने इंसिडेंट कराई किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर. हमने सब्सटेंस क्या ले लिया, एज ए ग्रेफाइट रॉड. जब सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट करा तो लाइट आपकी स्कैटर्ड होती है, लाइट आपकी स्कैटर्ड होती है इन टू कंपोनेंट. तो वी हैव अ टू कंपोनेंट, वन ऑफ देम, जिसमें कि आपका एक कंपोनेंट जो होता है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, वन ऑफ देम हैव द लोअर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, एंड ग्रेटर वेवलेंथ. तो उस वाली टर्म को हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन, उस वाले टर्म को बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन. और जो दूसरी वाली जो टर्म होती है, दो कंपोनेंट में होता है, तो उसमें क्या है, सेम वेवलेंथ होती है, उसमें क्या होता है, वेवलेंथ सेम होती है, तो वो टर्म कहलाती है आपकी अनमोडिफाइड रेडिएशन. तो ये जो फिनोमिना है आपका इस प्रोसेस का, वो ही कहलाता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, वही कहलाता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट. अब इस कॉम्पटन इफेक्ट को हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम इसमें कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे. तो इसका डेरिवेशन हम अब करने जा रहे हैं. तो इसका डेरिवेशन के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं. अब ये इसका बेसिक था, ये आपका 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट. तो इस कॉम्पटन इफेक्ट में आपको इतना लिखना होगा कि जब सब्सटेंस पर लाइट इंसिडेंट होती है, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ देम हैविंग लोअर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ, अनदर इज सेम वेवलेंथ. तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी. एक्सप्लेनेशन ऑफ Compton effect, explanation of Compton effect by quantum theory, explanation of Compton effect by quantum theory. क्वांटम थ्योरी के बेस पे हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं. तो क्वांटम थ्योरी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी फिगर को बनाते हैं. तो वी ड्रॉ फिगर फॉर दैट. तो बेसिकली जो क्वांटम इफेक्ट लीड करता है, जब कोई लाइट रेडिएशन, हाई रेडिएशन इंसिडेंट होती है किसी सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस बोले तो किसी सब्सटेंस के लूजली बॉन्ड पर, या लूजली बॉन्ड और आपके किसी लूजली इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करती है, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाता है. इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो रिकॉइल हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है. तो उसी के बिहाफ से हम एक फिगर से इसको क्लियर कर लेते हैं, इस फिगर से इस कॉन्सेप्ट को पूरे को हम क्लियर कर लेते हैं. तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें पूरा इसको कॉम्पटन इफेक्ट को मैं समझाने वाला हूं. तो मेरे पास दो कंडीशन है, एक बिफोर द कोलिजन, एक बिफोर है और एक आफ्टर की दो कंडीशन है. तो मेरे पास दो कंडीशन है, एक बिफोर और एक आफ्टर. तो मेरे पास क्या है, एक रेस्ट पर एक सब्सटेंस रखा हुआ है, और उस सब्सटेंस की मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं. कोई भी एक सब्सटेंस का और उस सब्सटेंस के एक पार्ट की मैंने बात कर ली, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. तो रेस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो रेस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन रखा है उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी कितनी है, E = m0c². एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसकी एनर्जी आपकी E = m0c², और मोमेंटम हो जाएगा इस केस में आपका 0. ये बिफोर की बात चल रही है. एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, सब्सटेंस की बात कर रहा, सब्सटेंस का एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि रेस्ट पर है, और उसकी एनर्जी कितनी है, E = m0c², और उसका मोमेंटम कितना है आपका 0. अब इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने एक लाइट इंसिडेंट करी, वी हैव इंसिडेंट लाइट ऑन द रेस्ट इलेक्ट्रॉन. तो इंसिडेंट लाइट, दिस इज योर इंसिडेंट फोटोन, तो इंसिडेंट फोटोन, जब कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो उससे पहले हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो एनर्जी कितनी है इसकी, E = hν. एनर्जी कितनी, E = hν, और मोमेंटम कितने हो जाएगा, hν/c. तो मोमेंटम हो जाएगा इसका hν/c. तो ये सारा प्रोसेस है बिफोर द कोलिजन. तो मैंने क्या समझाया इसमें, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इंसिडेंट फोटोन हो रहा है, एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है. इंसिडेंट होता है तो उस टाइम फोटोन की एनर्जी hν है और मोमेंटम hν/c है, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E = m0c² है और मोमेंटम है उसका 0.
अब बात करते हैं जब ये इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर, मतलब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट हो जाता है, तो इंसिडेंट होने के बाद इट विल डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, इट विल डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, की बात कर दी कॉम्पटन ने। तो ये जो आपका फोटोन था, तो फोटोन आपका स्कैटर्ड हो जाता है विद एन एंगल थीटा, और आपका इलेक्ट्रॉन इस रिकॉइल हो जाता है विद एन एंगल फाई, विद एन एंगल फाई। दैट मीन्स जब इंसिडेंट फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करता है, तो फोटोन तो अपनी एनर्जी लूज करके थीटा एंगल से इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, थीटा एंगल से चला जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे था वो एनर्जी ले लेता है किससे, इंसिडेंट फोटोन से, तो वो फाई एंगल से चले जाता है और इट बिकम्स रिकॉइल, फाई एंगल से चले जाता है, तो ये आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर की। जब फोटोन हो गया स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज योर स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज योर स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन, एंड दिस इज योर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ये आफ्टर हो रहा है, ये आफ्टर दी कोलिजन, जब आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलिजन हो गया, आफ्टर दी कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो जब ये जाता है, फोटोन जाता है थीटा एंगल से, तो इस टाइम थीटा एंगल से गया, तो इस फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं। पहले फोटोन की एनर्जी एच न्यू थी, आफ्टर दी फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, ई डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश हो गई। अब बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल्स टू एच न्यू डैश बाई सी, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन में पहले एनर्जी रेस्ट पे एम नॉट सी स्क्वायर थी, तो यहाँ पर एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो मैं इसको ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम है उसका पी, तो मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल्स टू एम वी इक्वल्स टू पी लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पी लिखा है क्योंकि मुझे आगे इसको यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा आफ्टर के केस में, ये आफ्टर केस में इसकी किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, और ये आफ्टर कोलिजन ये आपकी फोटोन की एनर्जी और फोटोन का मोमेंटम है। तो अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं सबको सॉल्व करूंगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका डेरिवेशन सॉल्व होगा। ठीक है, इस फिगर में कोई डाउट है, दोबारा से समझा रहा हूं मैं इस फिगर को। मेरे पास एक रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट कराया, उस फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू थी और मोमेंटम एच न्यू बाई सी था, और जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल्स टू एम नोट सी स्क्वायर और मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम नोट। तो इंसिडेंट होने के बाद ये फोटोन अपनी एनर्जी लूज कर लेता है और स्कैटर्ड हो जाता है विद एन एंगल थीटा, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है काइनेटिक एनर्जी, और ये स्कैटर्ड हो जाता है विद एन एंगल फाई। तो ये फिगर हो गई। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे कॉम्पटन को पूरा ड्राइव करना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है। कॉम्पटन से तो क्लियर हो गया, फिगर के अकॉर्डिंग हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, एनर्जी कैन नादर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो नाउ वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू फिगर, तो मेरे पास इंसिडेंट फोटोन है और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर है। तो मेरे पास बनती है एनर्जी की बात करूं और मोमेंटम की बात करूं और बिफोर और आफ्टर की बात करूं, तो मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है और ये आपका फोटोन का प्रोसेस है। तो मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बिफोर एनर्जी कितनी है, बिफोर एनर्जी कितनी है आपके पास, फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज फॉर ओनली एनर्जी। अब बात करते हैं आफ्टर। आफ्टर एनर्जी क्या है, फोटोन वाले केस में एनर्जी कितनी है, दिस इज योर ई डैश, दिस इज योर ई डैश, और ई डैश को मैंने नाम दिया हुआ है आपका एच न्यू डैश, दैट इज एच न्यू डैश प्लस। अब बात कर रहे हैं किसका था आपका एनर्जी, ये एनर्जी थी आपकी इलेक्ट्रॉन की। आफ्टर एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो मैंने यहाँ पर इसको ई से डिनोट करा हुआ, दैट इज एम सी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो ये एनर्जी के लिए इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे आगे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक अलोंग का केस लगेगा और एक परपेंडिकुलर का केस लगेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अलोंग, अलोंग। तो हम दो केस में लाएंगे, अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन। तो हम दो केस लगाएंगे, सबसे पहले हम वाला यूज करते हैं आपका अलोंग द डायरेक्शन। तो केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अलोंग द डायरेक्शन जो लाइट इंसिडेंट हुई थी उसके डायरेक्शन में, जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसके डायरेक्शन में बात कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम मेरे पास क्या है, मेरे पास आपका मोमेंटम है सिर्फ इंसिडेंट फोटोन का, दैट इज h न्यू बाई सी प्लस इसका मोमेंटम 0 इक्वल्स टू, बात करते हैं आफ्टर की बात करते हैं तो फोटोन का मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फोटोन का मोमेंटम है p डैश इक्वल्स टू h न्यू बाई सी, बट ये सर्टेन एंगल्स है, ये सर्टेन एंगल से है, तो मैं इसको लिख लेता हूं h न्यू डैश सी दैट इज cos थीटा, क्योंकि ये cos थीटा से जा रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन विद एन एंगल फाई जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विद एन एंगल फाई जा रहा है, तो फाई से मोमेंटम कितना है, p से डिनोट करा, तो दैट मींस मैं इसको लिख लेता हूं p, और कितना होगा आपका साइन, सॉरी p cos फाई, दैट इज p cos फाई, क्योंकि अलोंग की बात है, दैट इज p cos फाई। तो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी किसके लिए, अलोंग के लिए, इक्वेशन बनी आपकी मेरे पास अलोंग के लिए। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। तो परपेंडिकुलर में मोमेंटम मेरे पास आएगा कितना, तो परपेंडिकुलर में इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, परपेंडिकुलर में इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो 0 इक्वल्स टू, आफ्टर की बात करते हैं परपेंडिकुलर केस में फोटोन का कितना है मोमेंटम आपका h न्यू डैश सी, दैट इज h न्यू डैश सी, और साथ में आपका साइन थीटा, माइनस बात करें इलेक्ट्रॉन की, वो कितना है आपका p माइनस p साइन फाई, p साइन फाई, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो मेरे पास दो मोमेंटम हो गए और मेरे पास एक एनर्जी हो गई, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये इस फिगर को रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो आराम से ये फिगर भी समझ में आ जाएगी। तो मैं इस फिगर को रब कर देता हूं, अब फिगर का मेरे पास कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे अब सारा इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हम इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो हम यूजिंग करते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, मैं सेकंड को यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो सेकंड वाली क्या है आपकी h न्यू बाई सी इक्वल्स टू h न्यू डैश सी दैट इज cos थीटा प्लस p cos फाई। तो इसको मैं चेंज कर ले रहा हूं, ये दोनों वाला c यहां से एलिमिनेट करके इस साइड लेके चले जाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा pc, और मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि c इधर मल्टीप्लाई में चला जाए कॉमन, और इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आता हूं, दैट मीन्स मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, या इसको मैं इधर ले आता हूं, दैट इज c इधर हो जाएगा तो pc cos फाई, pc cos फाई, क्योंकि c इधर कॉमन लेकर मल्टीप्लाई में इधर निकाल दिया हमने। तो pc के बाद अब मैं इस वाले पार्ट को इधर ले गया या इस वाले पार्ट को इधर ले आया, तो मैं सीधे सीधे इस वाले पार्ट की वैल्यू कर लेता हूं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। क्या आएगा आपके पास, मेरे पास आएगा h न्यू, क्योंकि c हमने कॉमन ले लिया, माइनस h न्यू डैश cos थीटा, ये वैल्यू मेरे पास बचती है, दैट इज pc cos फाई इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू डैश। तो ये वैल्यू मेरे पास बची, तो इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन दे दी फोर्थ। अब मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग थर्ड, अब थर्ड वाली को यूज कर रहे हैं, तो थर्ड वाली मेरे पास है h न्यू डैश बाई c साइन थीटा माइनस इक्वल्स टू 0 था, माइनस p साइन फाई। अब इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूं, दैट मीन्स मैं इसको फिर से एलिमिनेट करके लिख लेता हूं, और दैट इज pc साइन फाई, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू की, दैट इज h न्यू डैश साइन थीटा, तो मेरे पास ये इक्वेशन हो गई फिफ्थ। अब मैं फिफ्थ को और फोर्थ को चेंज करता हूं, फिफ्थ और फोर्थ को यूज करता हूं मैं। ये एनर्जी वाली इक्वेशन की मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये एनर्जी वाली इक्वेशन की आगे मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको पहले से लिख लेता हूं, आगे मुझे इसका यूटिलाइज करना होगा। तो h न्यू प्लस
एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू प्लस ई, जिसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया था। अब हम इसको यहां से रब कर देते हैं। अब सिर्फ हम यूज कर रहे हैं किसको, फोर्थ और फिफ्थ को। फोर्थ फिफ्थ में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, फोर्थ और फिफ्थ को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो बात करते हैं फोर्थ की, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे फोर्थ एंड फिफ्थ की। तो बन जाएगा फोर्थ वाली से पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इधर इसका स्क्वायर करना है पी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू, अब इसका करना है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड एंड फोर्थ को, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके हमने ऐड करा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मेरे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कॉमन आया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच न्यू डैश और साथ में आपका कॉस थीटा। उसके बाद इसको लिख रहे हैं प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ अगर कट रहा है तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू आपके पास 1 होती है। देखो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसमें क्या चेंज लाया, दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं इससे देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू, अब फिर से ये वाली वैल्यू है एच स्क्वायर फाइव स्क्वायर और ये इन दोनों में से कॉमन लिया तो फिर से ये 1 बन गया। दैट मीन्स मेरे पास एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एच न्यू डैश दैट इज कॉस थीटा। तो ये वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाती है, ये वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाती है। तो मेरे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच न्यू डैश दैट इज कॉस थीटा। तो मेरे पास ये वैल्यू आती है मोमेंटम के केस में, दिस वन, दिस इज इक्वेशन 6, दिस इज इक्वेशन 6। तो यहां तक मेरे पास ये क्लियर हुआ। तो अब इस इक्वेशन को भी मैं कहीं नोट कर लेता हूं 6 इक्वेशन, क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी। दैट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू एच न्यू डैश और साथ में मेरे पास बचा आपका कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को भी मैंने ऊपर लिख लिया, दिस इज इक्वेशन 6। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर देता हूं। इसको रब करने के बाद जो अब इक्वेशन है मैं सिर्फ उन्हीं को ही अब यूज करने वाला हूं, उन्हीं को ही अब यूज करने वाला हूं। तो अब मैं एनर्जी की बात यूज करता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ एनर्जी। अब इक्वेशन फर्स्ट होती है एनर्जी की, मैं उसको यूज कर लेता हूं। तो वो क्या थी मेरे पास, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर जो मैंने ऊपर लिख ली थी इक्वल्स टू एच न्यू डैश प्लस ई। इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं इनका फॉर्म ऑफ ई कर रहा हूं और ई की वैल्यू के फॉर्म में कर रहा हूं और ई विल बी इक्वल्स टू, इसको भी मैं इधर सेपरेट करने ले गया। दैट मीन्स एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एक ई की इक्वेशन ये बन गई, एक ई की इक्वेशन ये बन गई, दिस इज इक्वेशन 7, दिस इज इक्वेशन 7 बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम या एनर्जी मोमेंटम एंड एनर्जी। तो आपके पास एक इक्वेशन होती है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4
ये आपकी रिलेटिविटी से आती है। टोटल एनर्जी की इक्वेशन होती है E स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 फ्रॉम रिलेटिविटी है। ये आपकी रिलेटिविटी से आती है। और इसको मैं लिख सकता हूं और E विल बी इक्वल्स टू रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज इक्वेशन 8 फ्रॉम रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी से आती है इक्वेशन। तो मेरे पास 8 और 7 बन गया। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयर 8 एंड 7 दोनों को कंपेयर करता हूं। तो मेरे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का रूट विल बी इक्वल्स टू ऊपर वाली वैल्यू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो अब इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट वाले की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि अब उसी को हमें सॉल्व करना है। इसको भी रफ कर देते हैं हम। चलो इसको भी रहने देते हैं, फिर इसको रफ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग, देन सॉल्व करेंगे तो ये रूट हटेगा, स्क्वायरिंग। सॉल्विंग कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग। तो मैं इसको लिख सकता हूं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करा तो रूट हट गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो स्क्वायर उधर हो जाता है आपका एच न्यू माइनस न्यू डैश दैट प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को पूरे को हम रब कर लेते हैं, मिडिल वाले लास्ट को। तो रब करते हैं तो इक्वेशन आती है, इसको सॉल्व करते हैं। और पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2ab। 2a है आपका h न्यू माइनस न्यू डैश और b क्या है आपका एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं। और पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, इसको ओपन करा, एच स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h। इसको एम नॉट को आगे ले लेते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश आ जाता है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इससे कट गई। तो और मेरे पास वैल्यू आती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। तो ये वैल्यू आती है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। ये वैल्यू आती है। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 8 9 दिस इज इक्वेशन 9। तो आपके पास 9 तक इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास एक 9th है और पहले मेरे पास एक इक्वेशन आई थी 6th। अब 9th और 6th को कंपेयर करेंगे हम। 9th और 6th को कंपेयरिंग इक्वेशन 9th एंड 6th। ये वाली 9th है और ये वाली 6th है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी पीसी स्क्वायर है और आपका यहाँ पे भी पीसी स्क्वायर है, तो कंपेयर कर लेते हैं। पहले उसको लिख लेते हैं, दैट इज एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश और साथ में आपका cos थीटा विल बी इक्वल टू, इसको लिखते हैं, दैट इज एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है आपका, एक h स्क्वायर न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यू कट गई। तो मेरे पास वैल्यू आती है माइनस 2h न्यू डैश और साथ में आपके पास cos थीटा विल बी माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश। तो ये वैल्यू बचती है मेरे पास। ठीक है, अब ये सारे वाले पार्ट को रब कर देते हैं। थोड़ा लेंथी तो हो जाता है ये डेरिवेशन, बट
स्टेप वाइज करोगे तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टेप वाइज करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा लेंदी, क्या काफी लेंदी हो जाता है ये, तो हमने कंपेयर करके मेरे पास रिलेशन आया, देन वी गेट। तो मेरे पास इक्वेशन यही आई है। अब इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो यहां से 2, ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल। नाउ वी गेट, तो 2 कैंसिल कर दिया, बाय कैंसिल 2, बाय कैंसिल 2 को कैंसिल करा तो मेरे पास वैल्यू है माइनस एच न्यू और एच न्यू डैश cos थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अब इस माइनस वाले साइन को हम गायब करते हैं, तो माइनस माइनस है और ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। और मैं इसको ले सकता हूं एच न्यू डैश cos थीटा विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू डैश माइनस 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। तो ये एक क्वेश्चन आ जाती है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वी हैव c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वी हैव c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं। तो यहां पे जो वैल्यू है, तो मैं इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर। इस अबव इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूं एच स्क्वायर सी स्क्वायर से कंप्लीटली, दैट मीन्स एच न्यू डैश कॉस थीटा डिवाइड बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर बाय एच स्क्वायर न्यू डैश डिवाइड बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2m नोट सी स्क्वायर एच डिवाइड बाय एच स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश। तो आपका एच स्क्वायर से ये एच कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू बची न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर cos थीटा विल बी इक्वल्स टू एच से एच कैंसिल, तो न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी से सी कैंसिल और एक ऐसे एक आपका एक एच कैंसिल, जैसे माइनस 2m नोट अपॉन एच और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश, ये वैल्यू बचती है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए हमारे पास वी हैव c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो मेरे पास क्या है, न्यू बाई सी है, तो मेरे पास न्यू बाई सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा, न्यू बाई सी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा और न्यू डैश बाई सी की 1 अपॉन लैम्डा डैश। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में मेरा c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है और न्यू अपॉन सी 1 अपॉन लैम्डा, न्यू डैश अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा डैश। तो हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जिसको इक्वेशन कुछ नाम दे देते हैं, 9 वो हो गई थी आपकी, 10 दे लेते हैं इसको। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, नाउ पुटिंग द गिवन वैल्यूज, वी गेट। वैल्यू को पुट करने के बाद मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो न्यू अपॉन सी, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू अपॉन सी की 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा और लैम्डा डैश, क्योंकि यहाँ पर न्यू अपॉन सी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा और न्यू डैश अपॉन सी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा डैश, और साथ में आपके पास आ जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा और न्यू अपॉन सी डैश न्यू डैश की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा डैश, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा डैश माइनस 2m नोट h, अंदर क्या है न्यू, और न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू की वैल्यू हो जाएगी c बाई लैम्डा, न्यू विल बी इक्वल्स टू c बाई लैम्डा और न्यू डैश विल बी इक्वल्स टू c बाई लैम्डा डैश। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू की वैल्यू
सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा डैश। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, और 2m0 h अंदर आपका c बाई लेमडा माइनस c बाई लेमडा डैश विल बी इक्वल टू, इसको उधर लेंगे 1 अपॉन लेमडा लेमडा डैश माइनस 1 अपॉन लेमडा लेमडा डैश कॉस थीटा। इसको रफ कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट की कोई नीड नहीं है अभी, रफ करके वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके। और 2m0 h, यहां से c कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने 1 अपॉन लेमडा डैश कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा लेमडा डैश कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, और 2m0 c अपॉन h अंदर एलसीएम लिया तो लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा डैश आ जाता है विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा लेमडा डैश दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये लेमडा डैश कैंसिल आउट हो गया तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 2m0 c अपॉन h और साथ में लेमडा डैश माइनस लेमडा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यही आपकी वैल्यू फाइंड आउट करके देगा लेमडा लेमडा डैश की, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा, ये आपका h मल्टीप्लाई में जाएगा h और ये नीचे आपका डिवाइड में आएगा 2m0 c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी पूरी टोटल फाइनल। दैट मीन्स मैं इसको लिखता हूं डेल लेमडा विल बी इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन 2m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी कॉम्पटन इफेक्ट की। दिस इज द वैल्यू फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये फाइनल वैल्यू निकल के आती है मेरे पास डेल लेमडा इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा h अपॉन 2m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें अभी कॉम्पटन शिफ्ट भी निकालने हैं और इसके केस सॉल्व करने हैं। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट है, वी हैव डेल लेमडा विल बी इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा विल बी इक्वल टू h अपॉन 2m0 c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आती है मेरे पास फाइनल। तो मेरे पास यहाँ पर है देयरफॉर h इक्वल्स टू होता है आपका 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और क्या चाहिए m नोट मास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू, अब इन वैल्यू को पुट करते हैं वैल्यूज वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, तो डेल लेमडा विल बी इक्वल्स टू लेमडा डैश माइनस लेमडा विल बी इक्वल्स टू, सारी वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.0242 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉन, ये वैल्यू आती है। तो दिस इज आवर कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट। तो इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी बोल देते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट भी बोल देते हैं इसको। तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आपकी क्या है, डेल लेमडा विल बी इक्वल्स टू 0.0242 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाता है। दिस इज योर कॉम्पटन शिफ्ट। अब बात करें अलग अलग एंगल पे, ये जो थीटा है क्योंकि सारी वैल्यूज थीटा पे डिपेंड करेगी, कहाँ पर कितनी स्कैटरिंग हो रही है या कहाँ पे नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग 3 केस सॉल्व कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट हो जाएगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। तो थीटा की वैल्यू रखी हमने, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। देन तो डेल लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, दैट मींस वैल्यू आ जाएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू आ जाती है आपकी फर्स्ट में व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आएगी 0.0242। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में व्हेन थीटा इक्वल्स टू
रख लेते हैं हम पाई, देन तो मेरे पास डेल लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.0242 0.0242 1 माइनस 1। तो सॉल्व करा तो डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0.0482 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आपका क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड आउट होती है। तो दिस इज द केस फॉर द मैक्सिमम, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इस केस में होती है, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। अब केस एक और सॉल्व कर लेते हैं, अभी 3 केस बन जाते हैं मेरे पास। तो केस थर्ड हो जाता है, केस थर्ड केस में व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 देन cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो डेल लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0। दैट इज नो स्कैटरिंग। इस वाले केस में तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, दैट इज नो स्कैटरिंग। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट कॉम्पटन स्कैटरिंग का, ये है आपका फाइनल रिजल्ट कॉम्पटन शिफ्ट का। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर कॉम्पटन। तो कॉम्पटन पढ़ने के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये सारे कुछ केस सॉल्व करने पड़ते हैं। और जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो फाइनली आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं, फाइनली फॉर न्यूमेरिकल्स एक ही फॉर्मूला आपका यूज होता है फॉर न्यूमेरिकल्स। डेल लैम्डा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.0242 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम। याद रखना ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें कहीं भी कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, क्योंकि ये काफी लेंदी है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी तभी ये टॉपिक क्लियर हो सकता है, अदरवाइज ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और मोस्ट सॉलिड नंबर आपको गेन कराता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।